हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का बहुत ही खास दिन होने जा रहा है क्योंकि आज से हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए फिजिक्स की सीरीज शुरू करने जा रहा है, जो कि हिमाचल प्रदेश टेट एग्ज़ाम के लिए बेहद ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला ने टेट एग्ज़ाम के लिए टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया है, जिसके अंतर्गत 8 विषयों की डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में एग्ज़ाम होने वाला है। टीजीटी जो टेट नॉन मेडिकल है, नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम 10 जुलाई 2021 को रखा गया है। तो उसी के संदर्भ में हम आपके लिए फिजिक्स की सीरीज़ लेकर आए हैं। इसके साथ ही जल्दी ही हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की सीरीज़ भी शुरू करने जा रहे हैं, जैसे आर्ट्स, टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल और जेबीटी एलटी सभी के लिए हम सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिए हमारी सीरीज़ कार्यरत है। बहरहाल हम आज 8 अप्रैल 2021 को फिजिक्स की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि इस सीरीज़ में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर जो होंगे वो 50 होने वाले हैं। आपको पता है फिजिक्स एक जो है इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है अपने आप में ही। इसमें से आपको पता है कि टेट में 30 क्वेश्चन आते हैं किसी भी सेक्शन में। तो 30 क्वेश्चन में लगभग 8 से 9 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल के रहने की संभावना, उसके इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट आप मान के चलो कि 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो ज़रूर न्यूमेरिकल से होंगे। तो हम आपको इस सीरीज़ में न्यूमेरिकल भी करवाने वाले हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, हम आपको अपनी सीरीज़ का फीचर भी बता दें कि हमारी सीरीज़ का जो आप देख रहे हैं इसकी इम्पोर्टेंट फीचर क्या क्या है। एवरी सुन सॉरी, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है गाइज, प्लीज़ फॉरगिव अस। जो जल्दी ही एवरी सब्जेक्ट की सीरीज़ कमिंग सून है, सभी सब्जेक्ट्स की सीरीज़ जल्दी ही अपलोड की जाएगी चैनल पर, क्योंकि उसके लिए हमारी टीम कार्यरत है। हमारा मतलब है कि जो जेबीटी है, टीजीटी आर्ट्स है, टीजीटी मेडिकल है, उनके लिए भी सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। क्योंकि हम जो हमारी टीम में अधिकतर साइंस से संबंध रखते हैं, तो इसलिए हम साइंस की, मेडिकल और नॉन मेडिकल की जल्दी लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही 2-4 दिन के अंदर आर्ट्स के लिए भी सीरीज़ शुरू की जाए। गाइस, इसके साथ ही आपको पता है कि अवर जो सीरीज़ है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको सिंपल क्या करना है, यू हैव टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, ऑल्सो यू हैव टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। गाइज, आपको सिर्फ 2 काम करना है, बाकी आपसे कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। पहला तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और इसके साथ ही इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी टेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करना है। इसके साथ ही जो भी स्टडी ग्रुप है आपके व्हाट्सएप में है, फेसबुक में है, उसमें आपको ये जो वीडियो है ये शेयर करनी होगी। तो प्लीज़ यार, आप इतना ज़रूर करें। इसके साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि जो सीरीज़ है फिजिक्स का कंटेंट क्या क्या रहने वाला है। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे, मैकेनिक्स पढ़ेंगे, एक यूनिट है गाइज, इसमें चैप्टर बनेंगे 4 से 5 या 5 से 6 चैप्टर भी बन सकते हैं हर एक यूनिट में। जैसे मैकेनिक्स में 5 से 6 चैप्टर बनेंगे, साउंड में 3 से 4 बनेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में मिक्स में 3 से 4 बनेंगे, इस तरह से। तो साउंड है, थर्मोडायनेमिक्स है, ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, जबकि मॉडर्न फिजिक्स में आपको पता है कि एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो गाइज, जो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, ये आपको पता है कि जो अबव मेंशन यूनिट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एचपी टेट एग्जाम पैटर्न। जो आप यहाँ पे ऊपर कंटेंट देख रहे हैं, ये पूरा के पूरा हिमाचल प्रदेश टेट एग्जाम के अनुकूल ही है। यही चीज़ें यहीं से पूछा जाता है गाइज। मैं आपको 100% अश्योर कर दूँ कि फिजिक्स में इससे बार कुछ भी नहीं पूछा जाएगा टेट के एग्जाम में। जो हम आपको बताएंगे, जो भी कंटेंट बताएंगे गाइज, वो टोटल ही बिल्कुल 100% जो बेस्ड अपॉन होगा वो हिमाचल प्रदेश टेट एग्जाम पैटर्न के द्वारा, पैटर्न के ऊपर डिपेंड होगा। आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करवाया जाएगा। तो गाइज, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको फिर से मैं बता दूं, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना है, ताकि हमारे थोड़ी ज़्यादा फैमिली हो और हमारी टीम को भी आपके साथ जुड़ने में मज़ा आए। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि अवर ऑन गोइंग सीरीज़ भी हमने शुरू कर दी है, जिसके अंतर्गत साइकोलॉजी फॉर एचपी टेट के लिए हमने ऑलरेडी शुरू किया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके किस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम साइकोलॉजी एचपी टेट है। इसके साथ ही एचपीजी के सीरीज़ भी हमने शुरू कर लिए। इसके भी हमने बहुत सारी वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर ली है। आपको क्या करना है कि प्लेलिस्ट में जाकर एचपीजी के नाम से है, तो उसको जाकर आपको वॉच कर लेना है। फॉर मोर विजिट अवर चैनल, अगर ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए। इसके साथ ही गाइज, एक बार फिर से हम बता दें कि एचपी टेट टीजीटी के नाम से जो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आपको सब्सक्राइब करना है। क्योंकि गाइज यार, अगर सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ेंगे, आप लोग शेयर करेंगे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, तो हमारा एक जो बड़े लेवल पे हमारा परिवार होगा यूट्यूब चैनल का, तो हम आपके साथ और भी बेहतर रूप से चीज़ें शुरू कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है गाइस, फिजिक्स सीरीज 01, और चैप्टर 1 है मोशन। आज हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मोशन के ऊपर कंप्लीट वीडियो होने वाला है। हो सकता है वीडियो लंबी हो, बट मोशन के ऊपर पूरा सभी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। इससे बार कुछ भी नहीं टेट में पूछा जाएगा। मोशन के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो हम आपके साथ क्लियर करने वाले हैं।
तो सबसे पहले हम फिजिक्स को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच इज एसोसिएटेड विद दोज एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर। टर्म ध्यान रखिए गाइज यहाँ पे, नेचर विच कैन बी अंडरस्टूड इन द मोस्ट फंडामेंटल वे इन टर्म्स ऑफ द एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स एंड लॉज। गाइज सिंपल मतलब बोल रहा है, फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम नेचर और नेचर के इवेंट्स को, नेचर के किसी भी क्रिया को, जो भी नेचर में इवेंट हो रहा है, नेचर में कोई भी प्रोसेस चल रहा है, सन का राइज होना, सन सेट होना, विंड का चलना, वाटर का हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड में जाना, ट्रांसफर ऑफ हीट, मतलब मैनी काइंड ऑफ कोई भी इवेंट हो रहा है, किसी भी तरह का फिनोमिनन हो रहा है, नेचर और नेचर के इवेंट्स को, फिनोमिनन्स का अध्ययन जो है, स्टडी जो है फिजिक्स के अंतर्गत की जाती है। फिजिक्स में दो टर्म्स होती है, एक मैटर होती है, दूसरी एनर्जी होती है। इन दोनों का म्यूचुअल इंट्रैक्शन का अध्ययन भी हम फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक आप मोशन है, मोशन से पहले हम कुछ एक चीज़ें पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, उनके यूनिट्स क्या होते हैं। तो ये बहुत, तो मैकेनिक्स में सबसे पहले आपको क्वांटिटी का पता होना चाहिए गाइस। क्वांटिटी होता है इज अ काइंड ऑफ नंबर, सिंपल, मतलब अगर आप सिंपल क्वांटिटी बोले तो वो क्या होगा, एक नंबर होगा। मान लो जैसे मैं बोल रहा हूँ 20, तो 20 क्या एक नंबर है, तो 20 को फिजिक्स में क्वांटिटी कहा जाता है। जबकि इसके साथ ही गाइज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिजिकल क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट गाइज। ऐसी क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स इज एसोसिएटेड, मतलब ऐसी क्वांटिटीज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स। जब हम किसी क्वांटिटी को फिजिक्स के लॉज के साथ इंटरप्रेट करते हैं, एसोसिएट करते हैं, तो वो फिजिकल क्वांटिटी बनती है। जैसे मैं बोलूँ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होगा, मान लो 30 kg किसी का मास है, किसी भी बॉडी का, किसी भी इंसान का, किसी का भी, तो ये क्या है, एक मास है। मास जो है तो ये फिजिकल क्वांटिटी होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो मास है उसको हमने फिजिकल रूप में हमने उसका कंसीडर किया है, तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या फिजिकल क्वांटिटी होगी। मतलब ऐसी क्वांटिटी का है सिंपल, जब हम नंबर को फिजिक्स के साथ इंटरप्रेट करते हैं, एसोसिएट करते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है। यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे होंगे, लेंथ, फोर्स, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम एटसेट्रा, ये सभी क्या है फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद गाइज दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट आती है, बहुत ही कॉमनली और पॉपुलर भी है, और यहीं से ही टीजीटी में क्वेश्चन बनता भी है, ये भी आपने याद रखना है। टीजीटी सॉरी टेट के एग्जाम में बनता है गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टेट के प्रोस्पेक्टिव में, अगर आप टीजीटी टेट नॉन मेडिकल की प्रेपरेशन कर रहे हो तो। सबसे पहले स्केलर है, बिल्कुल सिंपल, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे, फॉर एग्जांपल मतलब कोई भी 3 वेक्टर वाले, चौथा स्केलर वाला दिया होगा, आपको उसमें से जो राइट ऑप्शन है वो चूज करना है। तो स्केलर क्या होता है गाइज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली। तो बिल्कुल सिंपल है यार, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज अगर उनके अंदर केवल मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन की बात ना हो, कुछ ना हो, तो वो सिंपल स्केलर में आता है। जैसे मैं बोलूँ टेम्परेचर, टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, फॉर एग्जांपल किसी रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो 30 डिग्री सेल्सियस है तो पूरे रूम में 30 डिग्री सेल्सियस ही होगा, तो ये क्या एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ऐसा नहीं आप बोल सकती 30 डिग्री सेल्सियस जो है ईस्ट की तरफ चल रहा है, तो गाइज ये मीनिंगलेस चीज़ हुई। तो ऐसी क्वांटिटीज़ होती है हमारे नेचर में गाइज, कि जिनमें ओनली क्या पाया जाता है, मैग्नीट्यूड पाया जाता है, और ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। आपको एग्जांपल्स बड़े ही ध्यान लेकर याद रखने, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। जो मास है, टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक करंट और वर्क, ये सभी क्या होती है स्केलर क्वांटिटी। गाइज यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट को ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक करंट पूर्ण रूप से स्केलर नहीं होता है, ये मैं अभी मतलब वेक्टर के बाद बताने वाला हूँ। जबकि यहाँ पे जो भी इतने और एग्जाम्पल दिए पूर्ण रूप से स्केलर है। इसके बाद चलते हैं गाइज वेक्टर पर। वेक्टर क्या होता है गाइज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिन क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, वो दोनों चीज़ें क्या होती है गाइज, दोनों चीज़ें होने के कारण वो क्वांटिटी क्या हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट, करंट डेंसिटी, ये सभी एग्जांपल जो किसके है, वेक्टर के, आपको यही याद रखना है। जैसे हम वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट को कैसे लेते हैं, जैसे 20 मीटर ईस्ट गया, वो 20 मीटर ईस्ट गया या 20 मीटर वेस्ट गया, किसी भी तरफ, मतलब डायरेक्शन को जब हम कंसीडर करते हैं तो वो वेक्टर होता है। गाइज मैं अभी जैसे आपको बोला था कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पूर्ण रूप से स्केलर नहीं है, तो क्या है, तो गाइज कुछ है क्वांटिटीज ऐसी भी होती है हमारे नेचर में विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट अगर मैं आपको बोलूँ फॉर एग्जांपल, जैसे इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में लेते हैं हम, 5 एम्पियर मान लीजिए उसका मैग्नीट्यूड हुआ, और हम साथ में करंट की डायरेक्शन भी बताते हैं कि इस डायरेक्शन को करंट जा रहा है, इस डायरेक्शन को, फिर भी गाइज वो पूर्ण रूप से वेक्टर नहीं होता है, वो स्केलर या फिर उसको टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। गाइज क्यों कहते हैं, क्योंकि कुछ क्वांटिटी हमारे नेचर में ऐसी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो दोनों चीज़ें होती है, और उसके होने के बावजूद वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं। और जब वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं,
उन क्वांटिटीज़ को हम या तो स्केलर बोलते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन स्केलर नहीं होगा तब वहाँ पर टेंसर होगा, TENSOR। गाइज टेंसर क्वांटिटी उनको कहते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिनका बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होता है, चूंकि उनका क्या है पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग उनको फॉलो नहीं करते उस रूल को वो क्वांटिटीज़, इसलिए वो टेंसर के अंतर्गत आती है। क्योंकि जो टेंसर कॉन्सेप्ट है टेंसर का वो हायर क्लासेस में बताया जाता है, इसलिए उनको आमतौर पे हम स्केलर ही मानते हैं। इसलिए जो भी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर, वर्क, इन सब को हम स्केलर बोलते हैं। अगर हम इनको डीप कॉन्सेप्ट देखे गाइस तो मैं अभी आपको बता दूँ टेंसर क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा गाइस अब अगर हम यूनिट्स की बात करें तो फिजिक्स में दो तरह के मूल जो यूनिट्स है वो हम दो तरह के पढ़ेंगे, एक फंडामेंटल यूनिट्स, एक ड्राइव यूनिट्स। तो गाइस अगर तो आप पूरे पढ़ेंगे तो मतलब 1000 से भी ज़्यादा यूनिट्स होंगे फिजिक्स में, क्योंकि आप कोई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 से लेकर 15 तक ही याद करने हैं, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। इनमें से भी खासकर जो फंडामेंटल यूनिट्स, जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास है, उनको बिल्कुल अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। आप यहाँ पे टेबल देख रहे होंगे, ये फंडामेंटल या जिसको बेस यूनिट कहते हैं उसका चार्ट है। गाइस हमारे पास सबसे पहले तो आपको मैं 7 क्वांटिटीज़ बता दूं कौन कौन सी है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये कुछ एक 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारे पास। इसमें से जो लेंथ है, लेंथ को मीटर से लेते हैं, मास को किलोग्राम, टाइम को सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर, टेम्परेचर को केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से लेते हैं। ये इसके एसआई यूनिट्स है, ये भी आपको याद होने चाहिए कि इनका एसआई यूनिट्स क्या है। इसके अलावा गाइज इसका सिंबल भी आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में या तो यूनिट्स पूछ लेता है या सिंबल पूछ देता है। गाइज अगर आप सोच रहे होंगे कि इतना ईजी कहाँ पूछेगा टेट में, तो गाइज यार मैंने TGT नॉन मेडिकल का टेट दिया हुआ है और ऐसी चीज़ें बिल्कुल सिंपल चीज़ें ही पूछी जाती है। वहाँ पे नॉर्मल लेवल रहता है, वहाँ का जनरल साइंस पूछी जाती है गाइज। कोई भी मतलब मैंने देखा है कुछ लोग यूट्यूब में बोल रहे हैं कि जो है +1 2 की NCERT फॉलो करो, ऐसा करो वैसा करो। गाइज मैं पूर्ण रूप से कहता हूँ कि बिल्कुल फॉलो ना करें, क्योंकि गाइज +1 2 का जो सिलेबस है NCERT का जिसका भी है वो क्या है, वो गाइज बहुत डीप है। उसमें जो कॉन्सेप्ट है गाइज वो बिल्कुल मतलब डीप है। वो TGT के लिए है, TGT के लिए लेवल के लिए मैं उनको प्रेफर जरूर करता हूँ, लेकिन टेट के एग्जाम के लिए बिल्कुल आप ऐसी गलती ना करें। इतना डीप कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है गाइज। आप देखने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, बिल्कुल भी इतना डीप नहीं आता, ऐसी सिंपल चीज़ें ही पूछी जाती है। बहरहाल जो सिंबल है लेंथ का M होता है, स्मॉल m, मास को kg से लेते हैं, जो टाइम है टाइम को S से लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को गाइज A से लेते हैं, ध्यान रहे एम्पियर को A से लेते हैं, कैपिटल A। टेम्परेचर को या तो K से लेते हैं, केल्विन K से लेते हैं, या फिर थीटा से लेते हैं। इसके अलावा जो कैंडिला है गाइज, कैंडिला को CD से लेते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिला को CD से लेते हैं। और मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगर आपने बताना है कि मतलब किसी सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है तो उसको हम कैसे लेते हैं, या किसी सोल्यूशन का, किसी सॉल्वेंट का, किसी सोल्यूट का, वो मोल से लेते हैं। मोल का जो सिंबल है वो MOL, सिंपल MOL लेते हैं। तो ये कुछ एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होगी। इसके अलावा आपको 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी दिख रहे हैं। प्लेन एंगल्स इसको रेडियन से लेते हैं, सॉलिड एंगल इसको स्टीरेडियन से लेते हैं। रेडियन को का सिंबल जो RAD है, मतलब रेडियन RAD, जबकि स्टीरेडियन है इसको SR से लेते हैं। ये सॉलिड एंगल का सिंबल है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ ड्राइव्ड यूनिट्स भी दिख रहे हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इनके यूनिट्स पूछ लेते हैं। गाइस ड्राइव यूनिट्स जो है बहुत सारी है, ड्राइव्ड क्वांटिटी जो है फिजिकल क्वांटिटी, ये बहुत सारी है। इनमें से आपको कुछ एक लर्न करनी है। धीरे धीरे जब आप फिजिक्स से पूरी चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ से भी आप इन क्वांटिटीज़ अपने आप ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगी। गाइस इसके लिए आपको मैं सिंपल ट्रिक जैसी बता दूँ। अगर आप किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला जानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोमेंटम जो है, मोमेंटम P से लेते हैं। मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है गाइस वो होता है, जो लीनियर मोमेंटम की मैं बात कर रहा हूँ, वो मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो अगर आप सिंपल इन चीज़ों को जानते हैं ना कि मास इंटू वेलोसिटी होता है, उसके बाद आप इनके यूनिट फाइंड आउट कर सकते हो। मास को आपको पता है किससे लेते हैं, kg से लेते हैं। वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड से लेते हैं, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये मैं तब बता रहा हूँ गाइस अगर आपको थोड़ा बहुत फिजिक्स का नॉलेज है। अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आपको क्या करना है, फिजिक्स को धीरे धीरे पढ़ना है, इनको रटना नहीं है बिल्कुल। धीरे धीरे जैसे आप फिजिक्स पढ़ेंगे ये क्वांटिटीज़ आपके माइंड में ऑटोमेटिकली मतलब लर्न होती जाएगी। एरिया जो है लेंथ स्क्वायर, आप जानते हैं ना एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया। वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है, डेंसिटी का किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, क्योंकि वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको। फोर्स जो है
मास फोर्स का जो यूनिट होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। न्यूटन ने ये लॉ दिया था, तो इसका मास को किलोग्राम और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड, अभी जैसे मैंने बताया आपको, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। यहाँ पे देखो गाइज लीनियर मोमेंटम जो अभी मैं बात कर रहा हूँ तो इसका किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। प्रेशर जो होता है गाइज वो फोर्स पर यूनिट होता है, याद रखना है, एरिया होता है, सॉरी। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है गाइज फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो आप सिंपल याद करो, जो फोर्स है फोर्स को हम क्या लेते हैं, न्यूटन से लेते हैं, और जो एरिया है एरिया को मीटर स्क्वायर से लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गाइज प्रेशर का एक और यूनिट भी है, इसको हम पास्कल भी बोलते हैं, पी से इसको लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, प्रेशर को न्यूटन पर मीटर भी लेते हैं और सिंपली इसको पास्कल भी लेते हैं। उसी तरह से यहाँ पे आपको वर्क या एनर्जी भी दिख रहा है। वर्क जो होता है मतलब यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो वर्क का फॉर्मूला होता है W=F.dr, इसका पूरा फॉर्मूला होता है, जिसको हम सिंपली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होगा गाइज वो जूल है, जैसे पास्कल प्रेशर का फॉर्मूला है, कॉमन यूनिट जो है, क्योंकि जूल से एनर्जी और वर्क को लेते हैं। और दूसरा जिसका यूनिट है फॉर्मूले से वो न्यूटन पर मीटर होगा। तो पास्कल को भी याद रखना है, जूल को भी आपको याद रखना है। उसी तरह जो गाइज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसका जो यूनिट है गाइज वो टेस्ला होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, या न्यूटन पर एम्पियर होता है। आप यहाँ पे देख सकें टेस्ला भी इसकी कॉमन यूनिट है। तो ये गाइज कुछ एक ड्राइव यूनिट्स होगी, मैंने अभी पहले जैसे बताया आपको। इस तरह से फिजिक्स जैसे जैसे आप पढ़ेंगे और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ आती जाएगी और आपको धीरे धीरे वो सारी चीज़ें पढ़नी है। अपने आप ही गाइज आपको ऑटोमेटिक ये चीज़ें लर्न हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे एक चार्ट और है, मतलब फिजिक्स में अगर आपको कहीं बड़ी बड़ी टर्म्स दिख रही है, बड़े बड़े नंबर्स दिख रहे होंगे, तो उनको शॉर्टकट आप मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कहीं पर 10⁻18 है तो उसको क्या लेते हैं, उसकी प्रीफिक्स होगी गाइज एक्सा। उस तरह से अगर 10⁻15 है तो पेटा, 12 है तो टेरा, 9 है तो गीगा। गाइज ये प्लस में है, और 6 है, +6 है तो मेगा, +3 है मतलब 10⁻+3 तो किलो होगा, 10⁻2 है तो हेक्टो होगा, 1 है तो डेसा होगा। गाइस अगर माइनस में, क्योंकि माइनस में बहुत सारी टर्म्स होती है, तो आपको कैसे लर्न करनी है आप यहाँ पे देख सकते हो। 10⁻⁻1 होगा तो डेसी, 2 होगा तो सेंटी, -3 होगा तो मिली, 10⁻⁻6 होगा तो माइक्रोन, 9 होगा, 10⁻⁻9 बहुत बार कॉमनली आता है ये 6 और 9, तो 6 वाला माइक्रो, 9 वाला नैनो हो गया। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइज ये था क्वांटिटी। अब थोड़ा बहुत हम डायमेंशंस फॉर्मूले के बारे में भी देख लेते हैं। डायमेंशंस क्या होता है गाइज इन फिजिक्स, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, लाइक जो हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज है फंडामेंटल, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, विच आर सिम्बिकली रिप्रेजेंट बाई, इनको इन से लेते हैं। जैसे लेंथ को एल से लेंगे, मास को एम से लेंगे, टेम्परेचर को टी से लेंगे, टेम्परेचर को या तो थीटा से लेते हैं या के से लेते हैं। आमतौर पे डायमेंशन फॉर्मूले में थीटा से लेते हैं, यहाँ पे ओ लिया है, ओ नहीं गाइस थीटा होगा। इलेक्ट्रिक करंट को ए से लेते हैं। हैव वाइटल एंड सिग्निफिकेंट रोल, इसका अपना ही मतलब है डायमेंशन फॉर्मूले का। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर और एक्सपोनेंट टू देयर सिंबल एंड इट इज कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी ड्राइव्ड अगर क्वांटिटी है गाइस, वो उसका जो मान लीजिए एल स्क्वायर है, यहाँ पे आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, एग्जांपल से आपको और भी बेहतर रूप से समझ आएगा। जैसे गाइज यहाँ पे एरिया है, एरिया हम जानते हैं कि मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर, तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा गाइज वो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि मीटर क्या होता है, मतलब एरिया कैसे लेते हैं हम, एल इंटू एल या एल इंटू ब्रेथ, मतलब 2 बार हम लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए इसका एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ड्राइव क्वांटिटी की जो पावर है, अगर किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर में कोई भी नंबर है, जैसे एल जो है लेंथ तो फंडामेंटल क्वांटिटी है ना गाइज, इसके पावर में एक्सपोनेंट में जो इसकी घात है जिसको पावर कहते हैं 2 है, तो इसका मतलब जो एरिया है वो लेंथ के डबल है। तो आई होप आप समझ रहे हैं। उस तरह से जो डेंसिटी है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो क्या होगा, मास को एम से लेते हैं, वॉल्यूम को लीटर क्यूब से लेते हैं, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा ml-3। इसके साथ ही गाइस बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो डायमेंशन है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा जाता है। जैसे इस तरह से आप देख भी रहोगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही डायमेंशन फार्मूला लिखा जाता है। इसके अलावा गाइस और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, इनके लिए भी मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा कि जब आप फिजिक्स का पूरा नॉलेज हो जाएगा, उसके बाद जैसे आपको फार्मूला का पता होगा, आप ऑटोमेटिकली डायमेंशन फार्मूले फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि बहुत सारे छात्र तो ऐसे होते हैं और बहुत सारे जो टीचर है वो भी ऐसा बोलते हैं कि आपको क्या करना है कि सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ रटनी है, उनके डायमेंशन रटने हैं, जो भी अभी तक मैंने बताया सिंबल रटने हैं, उनके यूनिट्स रटने हैं। तो गाइज़ मैं रेकमेंड करूँगा कि बिल्कुल भाई आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि गाइज़ यार मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस भी है कि जैसे जैसे आप फिजिक्स को समझते जाते हैं ना, जैसे जैसे आगे और भी क्वांटिटीज़ आएगी, वर्क आएगा, एनर्जी आएगा, फोर्स आएगा, और भी इस तरह की यूनिट्स आएंगे, तो धीरे धीरे जब आप मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन इस तरह से चीज़ें आती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड आता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट पोटेंशियल आएगा, ये सब चीज़ें आती जाएगी। तो आपको गाइज क्या करना है फिर
जब जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट फिजिक्स में पढ़ोगे आपको उसका फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। जैसे ही आपको मतलब कैसे निकालते हैं वो वाला फॉर्मूला बोल रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ पे फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन है, जब जब जैसे ही आपको फॉर्मूला इसका याद होता जाएगा आप उससे ऑलरेडी उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी, उसके यूनिट्स भी, उसका सिंबल भी अपने आप याद करोगे। तो सिंपली अब यहाँ पे उनको रटने की जरूरत है नहीं, रटने से बेहतर है आप फिजिक्स में कॉन्सेप्ट को समझे। जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट समझेंगे गाइस अपने आप ये तीनों चीज़ें उसकी क्लियर हो जाएगी। आई होप आप समझ रहे हैं। बहरहाल आपको याद रखना है क्योंकि डायमेंशन फार्मूला से भी एग्जाम में पूछा जाता है, टेट के एग्जामिनेशन में। यहाँ पे देखो गाइस चार्ट्स में भी डायमेंशन फार्मूले की बात की गई है। कुछ एक डायमेंशन फार्मूले को यहाँ पे चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। अपने नोट्स में आप जरूर यहाँ से इन चीज़ों को उतारें क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये काइनेटिक एनर्जी का पूछे तो ये होगा, यहाँ पे आप देख लेंगे इसके सामने एक्सेलरेशन वेलोसिटी। हालांकि इनको तो अभी आज ही पढ़ेंगे हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को। मतलब मैं ये कहने का मतलब आपको है कि आपको रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको प्रेशर आ गया, अब आपको अगर तो आपने रटा है तब आप हो सकता है कि गलत भी दे सही भी दे। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है कि यार जो प्रेशर होता है प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो बस जब आपको जैसे ही पता लग गया कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है बस फिर तो कोई चीज़ ही नहीं रहेगी। आपको सिंपल पता है फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है, मतलब जिसका यूनिट होता है न्यूटन होता है और एरिया को मीटर स्क्वायर से लेते हैं। ये आपका आ गया यूनिट आ गया ये, और इससे डायमेंशन फार्मूला भी ले सकते हैं। आप कैसे ले सकते हैं क्योंकि फोर्स को कैसे लेते हैं एम मतलब जो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है एम इंटू एल टी माइनस टू होता है, और एरिया क्या होता है ए बी एल इंटू टू होता है। तो इसको जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये इसे कट जाएगा और जो प्रेशर का फार्मूला बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। कटने से मेरा मतलब था कि इसकी माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो ये प्रेशर गए शायद मिस्टेक हो गई है। फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्म होता है एम एल टी माइनस टू होता है, जबकि एनर्जी और वर्क का एम एल टू टी माइनस टू होता है। मतलब जो फोर्स होता है फोर्स एल में सिर्फ एक पावर होती है, और जबकि एनर्जी और वर्क में गाइज यहाँ पे दो पावर होती है। गाइज इसके साथ ही मैं एक चीज़ और बता दूँ, जिसका मतलब जिस भी यूनिट के ऊपर कोई भी पावर नहीं होगी, जैसे यहाँ एम के ऊपर कुछ भी नहीं है तो इसके ऊपर मतलब वन होगा, एल के ऊपर कुछ नहीं था तो वन है, टी के ऊपर तो खैर यहाँ पे माइनस टू है। तो आई होप आप समझ रहे हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पे और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को का डायमेंशन फार्मूला लर्न करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर ये होता है। तो हाफ तो एक मतलब मैग्नीट्यूड वाली क्वांटिटी, तो इसका यूनिट नहीं होगा मीटर है, मतलब हाफ एम बी स्क्वायर। एम क्या है, मास है, मास को किससे लेते हैं, एम से लेते हैं। एम इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एल टी माइनस वन। तो एल टी माइनस वन है और बी दो बार है तो बार टू आ जाएगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेगा आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। तो ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा, एनर्जी का। गाइस मैंने अब जैसे बताया कोई भी एनर्जी हो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, किसी और तरह की एनर्जी हो, जहाँ पे भी एनर्जी वर्क आएगा यूनिट सेम है तो डायमेंशन फार्मूला भी सेम रहेगा। इसके साथ ही गाइज अब बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक के ऊपर जिसके लिए आप यहाँ आए थे, हमारा चैप्टर नंबर 1। सॉरी माफ़ कर देना अगर आपका टाइम मतलब इसमें ज़्यादा कंज्यूम हो गया, इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत टाइम लगा और थोड़ा बहुत हमारा जो इंट्रोडक्शन है फिजिक्स के उसमें मतलब वेस्ट हुआ। बहरहाल थी वो भी काम की चीज़ें इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी थी। आज का जो टॉपिक है उसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मोशन। गाइज मोशन क्या होता है, if the position of body change with time then the body is said to be in motion. What if position of body do not change with the time then the it's said to be in rest. गए सिंपल है, अगर मान लो कोई पॉइंट है यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लो 5 मिनट के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से यहाँ पर चले जाता है मान लो, तो सिंपल क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद एक बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें मोशन हुआ। अर्थात जब पोजीशन चेंज होती है गाइस तो वहाँ पे मोशन होता है। अगर इसी पॉइंट में मान लीजिए 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 10 घंटे हो गए, वो बॉडी यहीं पे ही है कहीं भी नहीं घूमी तो उसको बोलेंगे हम रेस्ट। ओके, सिंपल दो टर्म होती है। मोशन, मोशन मतलब जब टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट में उसके पोजीशन में चेंज आती है, किसी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट में कहीं भी गया, जरूरी नहीं कि उस स्ट्रेट डायरेक्शन में जाए। फॉर एग्जांपल वो यहाँ ऐसे भी जा सकता है, वो यहाँ से भी जा सकता है, कहीं और से भी जा सकता है। तो ऐसा डिस्टेंस अगर ट्रैवल किया है किसी बॉडी ने तो वो मोशन होता है, अगर नहीं किया तो वो रेस्ट होता है। तो ये तो आपको पता है। टाइप ऑफ मोशन, 3 तरह के मोशन होते हैं, रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन। ऐसा मोशन होता है गाइस जो स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग हो, जैसे जो सीधा हो मतलब ऊपर नीचे ना हो, और इसको 1 डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। 1D 1 डायमेंशनल मतलब एक ही दिशा में। ओके, तो ये रेक्टिलिनियर हो गया, इसको ट्रांसलेटरी भी बोलते हैं। दूसरा गाइस यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है सर्कुलेटरी या रोटेटरी। सर्कुलेटरी होता है गाइस जो सर्कल के अकॉर्डिंग चले, जैसे सर्कुलर, जैसे कोई भी जो सर्कल है जो वृत्त होता है आपने देखा होगा
ऐसे मान लो कोई सर्कल है, मान लीजिए कोई मोशन ऐसे हो रहा है, कोई पॉइंट यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चलते 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 ऐसे चल रहा है, फिर से चल रहा है, मतलब ऐसे सर्कल में गोले में चल रहा है, तो वो सर्कुलर मोशन है। इसको रोटेटरी मोशन भी कहते हैं, जो रोटेट होता है। तो गाइस ये आपको ध्यान रखना है, इसको क्या कहते हैं, सर्कुलरी मोशन। जो सर्कुलरी मोशन होता है और आगे ऑसिलेटरी मोशन पढ़ रहे हैं गाइस, ये 2D होता है, 2 डायमेंशनल। क्यों होता है 2D? गाइस यहाँ पे जो सर्कल है आप देख रहे हैं, तो ये देखो इसकी मतलब जब ये ऊपर जा रहा है तो इसकी बाई जो एक्सेस है, जैसे 2 एक्सिस होते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे जब यहाँ से जा रहा है एक्स एक्सिस है, बाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, यहाँ से बाई से फिर से एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो इसलिए 2 डायमेंशनल मोशन भी इसे कहते हैं। इसके साथ ही ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी क्या होता है गाइस? ऑसिलेटरी होता है कि टू एंड फ्रो मोशन, मतलब आगे पीछे, जैसे पेंडुलम का मोशन इसका फेमस एग्जांपल होता है। जैसे पेंडुलम कहीं से किसी से लटका लो तो पेंडुलम ऐसा मोशन करता है, ऐसा ऐसा। जैसे आपने पेंडुलम वाली वॉच भी देखी होगी, ऐसे एक पॉइंट से ऐसे, फिर ऐसे 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 आगे पीछे जो जाने वाला टू एंड फ्रो मोशन, इसको ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। इसकी खासियत ऐसी होती है कि इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो डिपेंड करता है मोशन को, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उसका मोशन मतलब टाइम पीरियड उसका उतना ज़्यादा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की ओर, जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। गाइज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही चीज़ है। फ़र्क क्या है कि डिस्टेंस जो है स्केलर होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। सिंपल यही डिफरेंस है, स्केलर वेक्टर। अब जैसे मैंने बताया स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले डिस्टेंस को समझ लेते हैं। गाइज डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन ए गिवन टाइम इंटरवल। क्या डिस्टेंस? गाइज कभी भी मान लो ये कोई पॉइंट है, ओके, ये ए पॉइंट है, मान लो यहाँ से कोई भी बॉडी चली ऐसे 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 इधर तक, ये मान लीजिए बी पॉइंट है, तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया किसी बॉडी ने ए पॉइंट से बी तक पहुंचने के लिए, इसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। मान लीजिए जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है? ए से बी पॉइंट, यहीं पे यही एग्जांपल फिर से ले रहे हैं डिस्टेंस के लिए, सॉरी डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्टेंस तो आप समझ गए ना, कहीं से भी मतलब बी पॉइंट में पहुंच गया। टोटल जो भी डिस्टेंस है, जो कुछ भी जगह कवर की ए से बी पॉइंट में पहुंचने के लिए, वो डिस्टेंस हुआ। जबकि गाइस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब जो शॉर्टेस्ट होगा ए से बी तक, शॉर्टेस्ट क्या होगा? सीधा यहाँ से यहाँ तक, जो ये डायरेक्ट लाइन होगी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, गाइज ये होगा डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। ओके ओके, आई होप कि आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। डिस्टेंस गाइज कहीं से भी हो सकता है, ओके, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ होता है ए से बी पॉइंट तक, कहीं किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में। अगर आप इस वाले एग्जांपल में देख रहे होंगे तो इसमें इससे शॉर्टेस्ट कोई भी रास्ता नहीं होगा ए से बी पॉइंट पहुंचने के लिए। तो यही इसका मेन अंतर है। इसके साथ ही गाइज जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ नेवर बी नेगेटिव। कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा। और इसका जो यूनिट है, सही यूनिट डिस्टेंस का, वो मीटर होगा। ये आपको याद रखना है। जबकि इसके अलावा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और इसका यूनिट भी जो है मीटर होगा। कैसे गाइज? देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई चीज़ यहाँ तक गई, ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये मान लीजिए बी पॉइंट है, ये मान लीजिए सी पॉइंट है, ओके। मान लीजिए 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, तो मैं बोलूँ कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो सिंपल है, आप यहाँ से देखेंगे ए से सी तक टोटल कितना किया? 20 किया। अब मान लीजिए मैं बोलूँ कि ए से सी तक गया, फिर सी से ए तक वापस आया, तो फिर ए तक पहुँचने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो ए से सी गया, फिर सी से ए आया, तो टोटल कितना होगा? 0 डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या? 0। क्यों गाइस? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो मैं ए से ए तक के पूछ रहा, मतलब इसी पॉइंट का पूछ रहा बार बार, मतलब इस पॉइंट से चला फिर से इसी तक पहुंचा, तो यहाँ से डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं, तो 0 होगा। जबकि अगर डिस्टेंस बोले ए से सी, सी से ए, तो वो क्या हो जाएगा? ए से सी पहले 20, फिर सी से ए 20, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 40 हो गया। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। अगर नेगेटिव की बात करें तो जैसे ए से बी तक गया, मान लीजिए ए से बी तक 10 है, फिर वो वापस आता है सी तक, तो यहाँ नेगेटिव आएगा। जैसे ए से बी भी 10 है और मान लीजिए ये 5 है, तो यहाँ क्या होगा? पहले वो ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक आया, तो यहाँ पे क्या, पहले वो 10 गया, 10 के बाद क्या है? वापस फिर 10 आया, मतलब फिर 10 चला, और उसके बाद फिर -5 होगा, तो इस तरह नेगेटिव आएगा। इसका जो पूरा वीडियो है वो अगला आने वाला है, जिसमें हम पूरे न्यूमेरिकल करेंगे। वैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत पूरी कोशिश कर ली है समझाने की। इसके अलावा गाइस वेलोसिटी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़। वेलोसिटी क्या होता है गाइस? वेलोसिटी सिंपल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। जब इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि dx/dt, ये क्या होता है? वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट गाइस इसका मतलब होता है कि जब टाइम के साथ बॉडी अपना मोशन चेंज कर रही है, अपना डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रही है, वो वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉडी गोइंग इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन ड्यूरिंग इट्स स्ट्रेट लाइन मोशन चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, तो इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉडी। बिल्कुल सिंपल है गाइस, मतलब कि जब जैसे जैसे टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है,
टाइम के बढ़ते बढ़ते अगर उसके डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट या जिसकी पोजीशन भी बढ़ रही है, तो हम कहते हैं कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, मतलब तो वो क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। इसके साथ अभी हम ग्राफ ही पढ़ेंगे आगे। अगर हम उसी तरह से अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, तो स्पीड जो होता है वो टोटल डिस्टेंस बाय टाइम होता है, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट एन कंसंट्रेशन ऑफ डायरेक्शन इन द टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द बॉडी। गाइस सिंपल डिफरेंस है। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। आप अपने नोट्स में लिख लिए, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। जबकि वेलोसिटी क्या होता है गाइस? वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और इन दो के बीच में एक और अंतर ये है, जो स्पीड है गाइस, स्पीड फिर से क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये डिस्टेंस की तरह स्केलर क्वांटिटी है। जबकि जो वेलोसिटी है गाइस, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसलिए वेलोसिटी क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी होगी। और एवरेज और इंस्टेंट वेलोसिटी में तो यही अंतर है। एवरेज मतलब जब आप पूरा जो जहाँ से ए पॉइंट से बी तक टोटल मतलब लंबा ट्रैक के लिए या एक लंबे इंटरवल के लिए जब आप वेलोसिटी लेते हो, तो उसका अगर आपने एवरेज कर लेना है, जैसे ए से बी तक, फिर बी से सी तक, मतलब आपने पूरा उसको स्टडी करना है उस सेशन को, तो वो एवरेज होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है एक छोटे इंटरवल के लिए, जैसे ए से बी तक, मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी तक है, इस ए बी का बिल्कुल कोई छोटा सा मतलब इंस्टेंटेनियसली स्मॉल, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिमली, मतलब पॉइंट से भी बिल्कुल जो जीरो को अप्रोच करे, अप्रोच इज टू जीरो, इतना जब स्मॉल डिस्टेंस हो जाता है, इतना स्मॉल जो डिफरेंस होता है, वो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में होता है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे बी है तो इसको हम dx/dt लेते हैं, मतलब बहुत ही स्मॉल चेंज पोजीशन में बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए। ये इसका पूर्ण रूप से एक्सप्लेनेशन है क्या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बड़े ही स्मॉल इंटरवल के लिए, कि थोड़ा जैसा टाइम थोड़ा जैसा रेट ऑफ चेंज ऑफ इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम। इसके साथ ही ये चीज़ भी हो गई। इसके अलावा गाइज एक्सेलरेशन, जिस तरह से गाइज वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है, उसी तरह से एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बस सिंपल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका? dv/dt। जैसा dx/dt था, उसी तरह से एक्सेलरेशन का क्या होगा? dv/dt। और जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखो गाइज, यहाँ पे मैथमेटिकली आपने यहाँ पे देख रहे होंगे, तो ये चीज़ मैं अभी तक बता रहा था आपको। तो ये होगा db/dt। तो db हम जानते हैं कि dx/dt होता है, तो एक्सेलरेशन को हम ऐसा भी लिखते हैं d²x/dt², मतलब अगर हम db की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसके हम ग्राफ भी समझेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इनके जो ग्राफ्स है वो हम वीडियो के लिए भी आगे लास्ट में समझने वाले भी हैं। लेकिन इनको समझने से पहले हम यहाँ पे कुछ एक चीज़ें और भी देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशंस गाइस, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है यहाँ पे देख रहे हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। वैसे तो ये 4 है, लेकिन फिर भी आपको ये जो फर्स्ट की 3 है ABC, इन 3 को बिल्कुल लर्न कर लेना है। यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है टेट के एग्जाम में। कल जो है इन्हीं मोशन, जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है, इसके ऊपर हम आपके लिए क्या लेने वाले हैं? MCQ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको भी कंसीडर करेंगे अपने आने वाली कल या परसों जब भी वीडियो आएगी। अगर आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो हम कल ले लाएंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम और भी लगे। तो क्या करना है आपको? हमारे चैनल की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। तो गाइज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? 3 इक्वेशन है इसकी। फर्स्ट है v=u+at, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ऑफ मोशन है, ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। v होता है गाइज फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। गाइज ध्यान रखिए, ये तभी लगता है एप्लीकेबल, ये 3 जो भी इक्वेशंस है मोशन की, ये तभी एप्लीकेबल होगी अगर a की वैल्यू कांस्टेंट हो, चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं होना चाहिए, जबकि t है टाइम के लिए। सेकंड जो मोशन की इक्वेशन है वो है s=ut+12at²। जब आप इसको लगाते हैं तो आप भी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। थर्ड है b²-u²+2as, या इसको ऐसे भी लिखते हैं कुछ बुक्स में, b²-u²=2as। तो ये, और जबकि चौथी जो होती है गाइज, अगर किसी मतलब जैसे 10वें सेकंड में बोला हो, इस तरह से आपसे पूछा कि 10वें सेकंड में वो पोजीशन कितना ट्रैवल करेगा, तब ये वाला फॉर्मूला होता है SN=u+1/2 a इंटू 2n-1, मतलब u+1/2 a ब्रैकेट स्टार्ट 2n-1। तो ये भी फॉर्मूला लगता है। बहरहाल जो फर्स्ट के 3 है गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल की वीडियो हमारी पूर्ण रूप से इन्हीं के ऊपर डेडिकेटेड होगी कि मोशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो जो है हम कल डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा गाइज फ्री फॉलिंग मोशन भी होता है। फ्री फॉलिंग मोशन वो होता है गाइज जब कोई
गाइज वो अभी हमने ये क्वेश्चंस पढ़ी है स्ट्रेट लाइन की थी, मतलब जब कोई भी ट्रेवल या जब भी कोई मोशन जो है स्ट्रेट लाइन हो रहा है, मतलब एक डायमेंशन में हो रहा है। अभी जैसे मैंने बताया जो रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन होगा। अगर मान लो कि सर्कुलर हो रहा है तब, या ऊपर नीचे हो रहा है, कहीं 2 and 4 हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं लगेगी इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तभी लगेगी जब आपके पास मोशन क्या है गाइज, वो स्ट्रेट लाइन हो, वन डायमेंशनल हो। तो उसी तरह से फ्री फॉल मोशन क्या होता है गाइज, कि जब ग्रेविटी वर्क करती है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे गिर रहा, तो जब कोई भी आपने देखा होगा ऑब्जेक्ट नीचे गिरती है, जैसे रेन ऑफ वाटर है, वो सीधी नीचे गिरती है, रेन ऑफ वाटर गिरती है ना नीचे, टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं जाती है कि ऐसे ऐसे जाएगी इधर उधर घूमते फिर आएगी नीचे, ऐसा नहीं होता है। वो सीधी जाती है, क्यों जाती है, कि ग्रेविटी के कारण। तो ग्रेविटी के कारण सीधी नीचे आने के लिए का क्या मतलब हुआ इसका, कि वो वन डायमेंशनल मोशन कर रही है, मतलब स्ट्रेट लाइन में जा रही है, वो स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रही है। गाइज आप अब इससे कन्फ्यूजन हो कि बारिश तो टेढ़ी टेढ़ी आती है, तो गाइज वो हवा के कारण आती है, मतलब हवा उनको इधर उधर ले जाती है। हम किसी थोड़े ज़्यादा जो हैवी वेटेज वाला बॉडी है उसकी बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो उसमें भी यही 3 इक्वेशन लगती है, यही 3 आप यहाँ पे देख रहे हैं। फर्क क्या होता है गाइज, कि जो जहाँ ए था वहाँ पर जी लगता है, जहाँ ए आएगा वहाँ पे जी लगेगा। जैसे बी स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS था, वहाँ ए की जगह जी लगेगा, 2AS एस की जगह 2GH लगेगा। एस को यहाँ पे एच से लिया, आप एस से भी ले सकते हैं। मेरा कहने का मतलब कि जहाँ जहाँ एक्सलेशन होगा वहाँ पे एक्सलेशन की जगह एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा। जो स्मॉल जी है जिसको बोलते हैं एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जो वहाँ पे एक्सलेशन हो रही है वो ग्रेविटी की वजह से आ रही हो रही है। मतलब जो नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट वो किसकी वजह से आ रहा है, तो वो जो अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी है, उसकी वजह से आ रहा है नीचे, इसलिए एक्सलेशन की जगह वहाँ पे ग्रेविटी आएगा। तो कल की वीडियो देखना आप बिल्कुल ना भूलें गाइस, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस पूरे थ्योरेटिकल चैप्टर के पूरा निचोड़ उसमें होगा। अगला है स्पेशल केस ऑफ फ्री फॉलिंग मोशन, क्योंकि फ्री फॉलिंग मोशन से भी क्वेश्चन बनता है टेट के एग्जाम में, तो उसके कुछ एक चीज़ें ध्यान रखनी होगी। इसमें ज़्यादातर होता है साइन कन्वेंशन का, कुछ एक मतलब जी को नेगेटिव ले लेते हैं, कब जी को नेगेटिव लेना है, कब जी को पॉजिटिव लेना है, इस चीज़ का पता होना चाहिए। सिंपल देखो ना गाइज, ये आप इसमें कन्फ्यूजन हो, अगर मोशन बोला हो नीचे हो रहा, जैसे यहाँ से कोई नीचे हो रहा, ऐसा भी तो हो सकता है ना गाइज कि कोई मान लो अर्थ के ऊपर है, अर्थ से कोई मान लो बॉल ऊपर की ओर फेंक रहा, तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स काम नहीं कर रही, क्योंकि अभी ऊपर की ओर जा रहा है वो, जबकि ग्रेविटेशन फोर्स नीचे घूम रही है। तो गाइज अगर ऐसा हो कि जब ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट आता है, तो उस केस में ग्रेविटी पॉजिटिव होगी, जी को तब आपने नेगेटिव पॉजिटिव लेना है। अगर मान लो ऐसा बोला कि किसी ने नीचे से कुछ थ्रो किया ऊपर, कोई भी बॉडी, कोई बॉल, कोई पत्थर, कुछ भी थ्रो किया ऊपर, तब गाइज जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। सिंपल ये है। जबकि अगर वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी का भी ऐसा है, जब वेलोसिटी नीचे की ओर जाएगी गाइज, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जबकि अगर ऊपर की ओर जाए तो ऊपर की ओर जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। आप यहाँ पे देख भी सकते, जो यहाँ पे पॉइंट्स है ABCD, आप इनको देख भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके, इनमें भी यही चीज़ बताई गई है। इसके अलावा गाइज अब हम बढ़ते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की ओर। सबसे पहला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। गाइज इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है मैं आपको बता दूं, कि जो आपको बोला होगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, तो गाइज ये आपको याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। कहीं पे इसका स्पीड भी लेता है, कि स्पीड लेता है या वेलोसिटी लेता है, लेकिन ज़्यादा इसका एक्यूरेट आंसर वो वेलोसिटी होगा। गाइज अपने नोट्स में इसको अभी लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी 2 से 3 बार ये टेट के एग्जाम में आ चुका है। और मैं आपको फिर से बोलूँ, ग्राफ से संबंधित जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी टाइम का ग्राफ 5 से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही सिंपल, कि आपको बोला कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है, तो क्या देता है, ये वेलोसिटी देगा। ओके, तो ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये डिस्प्लेसमेंट अलग है, जैसे P ऑब्जेक्ट का ये है, Q ये इस तरह का, ये स्लोप जो है गाइज, ये जो है ये क्या है, वेलोसिटी की बात कर रहा है। मतलब गाइज मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो आपको किस चीज़ के बारे में जानकारी देता है, वो वेलोसिटी के बारे में देता है। उस तरह से गाइज यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आप यहाँ पे देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सबसे पहली चीज़ जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है गाइज, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है वो क्या देगा, वो एक्सेलरेशन देगा। याद रखना है क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। इसको हम ए से लेते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। जबकि उल्टा क्वेश्चन ऐसा बनता है यहाँ से कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंतर्गत जो एरिया फॉल करता है, मैं सबसे पहले आपको ये ग्राफ दिखा लूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, जैसे यहाँ ये तब है जब आपकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी, जब आपका जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है। जैसे यहाँ देख लो P पॉइंट पे टाइम के साथ साथ, जैसे मान लीजिए यहाँ तक 10 घंटे हो गए मान लो, तो 10 घंटे तक वेलोसिटी यही है, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, इसी लाइन पे जा रही है। तो इस संदर्भ में
इस तरह का ग्राफ बनेगा। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तब ग्राफ क्या बनेगा, तब ये ग्राफ ये बनेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब यहाँ पे 1 मीटर मान लो है, या 2 मीटर 3 मीटर मान लो, या 10 मीटर है। तो मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जब वेलोसिटी चेंज होती है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन। क्वेश्चन बनता है एग्जाम में ऐसा कि जब व्हेन द वेलोसिटी चेंज विच काइंड ऑफ मोशन इज दैट, मतलब जब इस तरह का मोशन होता है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन, जब वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चीज़ घूम रही है, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। बाकी आप वीडियो पॉज करके यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। और इसके साथ मैं एक चीज़ बता रहा था कि गाइज ये तो आपको पता लगेगा कि वेलोसिटी टाइम का स्लोप जो एक्सेलरेशन देगा। अगर बोल रहा कि इसका एरिया क्या देता है, जैसे इसके अंतर्गत जैसे यहाँ से यहाँ तक जब चला तो इसके जो ये एरिया जो इसने कवर किया इसको क्या बोलते हैं, तो गाइज इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार है। यहाँ तक कि गाइज ये क्वेश्चन टीजीटी के एग्जाम में भी आ चुका है, टेट में तो खैर इंपॉर्टेंट है ये। गाइज 2 क्वेश्चन बनते हैं, मैं फिर से बता दूँ। अगर आपसे बोला होगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ जो है, यहाँ पे देख रहे हो सबसे पहले कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ जो ये बना हमने डिस्कस किया था, इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ जो है का स्लोप जो है वो आपको क्या देगा, तो आपको सिंपल बोलना है वेलोसिटी देगा, क्योंकि आप जानते हैं वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, उस तरह से अगर आपको बोला कि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ क्या देता है, तब क्या होगा, एक्सेलरेशन, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है। गाइज अगर आपसे उल्टा पूछ लिया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, तो आपको ध्यान रखना है वो डिस्प्लेसमेंट देगा। तो ये क्या ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि गाइस कुल मिलाकर जो यहाँ से यहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ ना इस एरिया की, ये है क्या, ये तो कुल है तो डिस्प्लेसमेंट ही, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये बॉडी डिस्प्लेस ही तो हुई है। तो इसलिए जो इसका एरिया होता है वेलोसिटी टाइम का वो डिस्प्लेसमेंट देता है। अगर आपसे स्लोप बोले तो स्लोप क्या देगा, इसका एक्सेलरेशन देगा। तो फाइनली गाइज हम अपने वीडियो के लास्ट सेक्शन में आ गए हैं, जो है प्रोजेक्टाइल मोशन। वैसे तो प्रोजेक्टाइल मोशन टीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, टीजीटी एग्जाम कमीशन के लिए, क्योंकि टेट में यहाँ से उतना क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन कभी कभी टेट का जो स्टैंडर्ड है वो हाई हो जाता है। उदाहरण के लिए जो 2019 का टेट का एग्जाम हुआ था नॉन मेडिकल का, उसमें जो है यहाँ से क्वेश्चन बने थे, वहाँ पे क्वेश्चन टेट के भी बहुत डीप पूछे गए थे। वो कभी एक होता है, कभी कभार होता है, खासकर जो जून वाला टेट होता है वो इजी आता है, वहाँ से इतना कोई डीप नहीं पूछ लेता है। फिर भी मैं आपको बता दूं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है गाइस। प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे पहली चीज़ तो ये 2D मोशन होता है, मतलब 2 डायमेंशनल होता है, ये 1 डायमेंशनल नहीं होता है। इसमें हम बात करते हैं कि जब कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है इस तरह से, जैसे यहाँ से कोई पत्थर आपने फेंका तो कैसे जाता है, पत्थर ऐसे जाता है ना, तो ये 2 डायमेंशनल हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस में तो जा रहा है, साथ में वाई एक्सिस में भी जा रहा है। आप यहाँ पे आप फिगर देख रहे होंगे, इस वाला फिगर में देख लो गाइस, यहाँ पे देखो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ओ से जा रहा है इस तरह से इधर, तो ये एक्स एक्सिस में भी जा रहा है और इस तरह ऊपर ये है वाई एक्सिस में भी जा रहा है। जबकि अभी तक हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी या और मोशन पढ़े, वेलोसिटी पढ़ी, एक्सेलरेशन पढ़ी, उसमें क्या देखा हमने कि जो मोशन है वो एक ही दिशा में हो रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है गाइज। वो एक जो फ्री फॉल भी हमने पढ़ा ऊपर से नीचे आते हुए, वो भी क्या था गाइज, वो भी एक तरह का स्ट्रेट लाइन मोशन था। जबकि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है गाइज ये 2 डायमेंशनल है। यहाँ पे एक्स एक्स भी जा रहा है, जैसे मान लीजिए जब आपने थ्रो किया इस पॉइंट पे, देखो मान लो यहाँ पे अगर आप इस टाइम पे अगर आप चेक कर रहे हैं मोशन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरह का मोशन हो रहा है, इस तरफ भी है, ऊपर भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, मतलब मान लो स्टोन फेंका आपने मान लो, तो वो ऊपर भी जा रहा है, इस तरफ आगे भी जा रहा है। तो इस तरह का जो मोशन होता है गाइस वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। और आपको इसके साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। यहाँ से अगर आएगा तो सिंपल, बहुत ही कम चांस है, सबसे पहले तो मैंने पहले भी बता दिया, यहाँ से पूछने आने के सबसे कम चांस है। अगर आ ही गया तो क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा टाइम ऑफ इंसिडेंट या टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब सिंपल भाषा में कहूँ तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाएगा आपसे। क्या पूछा जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है। तो आपको ये याद रखना है 2u sin थीटा बाई जी, ये क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। 3 चीज़ होती है गाइज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी गई, और हॉरिजॉन्टल रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है गाइज, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है जब आप यहाँ से, सबसे पहले मैं फिगर दिखा लेता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है गाइज जब यहाँ से ऑब्जेक्ट चला, यहाँ से फिर से नीचे ग्राउंड से जब रिलीज किया पत्थर, मान लीजिए स्टोन फेंका, फिर से जब वो ग्राउंड को हिट करेगा, तो जब उसने ग्राउंड को फिर से हिट किया तो जितने टाइम वो हवा में रहा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट होती है गाइज यहाँ से कि ऊंचा कितना गया पत्थर, ओके, वो मैक्सिमम हाइट होगी। रेंज होती है गाइज कि यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल डिस्टेंस जिसको हम आर लेते हैं, आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं जो ये आर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इधर, ये टोटल रेंज होगी। ये एच से आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मैक्सिमम हाइट है, तो आप इस तरह से कन्फ्यूज़ ना हो। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैंने जैसे भी बताया आपको। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, 2u sin थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट का क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, ये आपको याद रखना है, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। जबकि हॉरिजॉन्टल रेंज जो है, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला हो गया, ये u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो गाइज यार बहुत लंबी क्लास होगी, डायरेक्ट
मतलब न्यू एक्सपीरियंस है, थोड़ा उतना एक्सपीरियंस भी नहीं कि किस तरह से इतनी लंबी क्लास को हैंडल किया जाए। तो अगर कुछ बीच में वीडियो में मिस्टेक हुई तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, सॉरी का इच्छुक हूँ। बहरहाल अगर आपका सपोर्ट मिला तो हम आपके अपने कंटेंट में ज़रूर मतलब इम्प्रूव करेंगे। तो ये चीज़ हमने पढ़ी। और जो प्रोजेक्टाइल है गाइज, प्रोजेक्टाइल में ये मतलब 3 चीज़ें पूछ सकते हैं, बड़ा ही कम चांस है इसमें। जो फिर से मैं आपको बता दूं जो मेन चीज़ें हैं, सबसे पहले तो ये ग्राफ। गाइज ये ग्राफ तो आपको मतलब बिल्कुल आने ही चाहिए, जो मैंने बताया था कि एरिया क्या देता है, स्लोप क्या देता है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, यहाँ पे देख रहे हैं आप इक्वेशन ऑफ मोशन। जो इक्वेशन है गाइज, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन से ही क्वेश्चन बनते हैं। आपको न्यूमेरिकल दिया होगा और आपको दिमाग लगाना है कि कौन सी इक्वेशन लगेगी। ये हम कल बताएंगे आपको, कल वाले लेक्चर में, कि इन 3 में से अगर आपको 3 आती है, क्वेश्चन आ गया, आप कन्फ्यूज हो गए। वहाँ पे पेपर में इतना टाइम तो होता नहीं है कि कौन सी इक्वेशन लगाए, कौन कब आप सोचने बैठेंगे या ऐसा करेंगे कि तीनों लगेगी। तो कौन सी इक्वेशन आपको लगानी है ये हम अपने कल वाले वीडियो में करवाएंगे, क्योंकि उसके लिए हमारे पास न्यूमेरिकल भी चाहिए। जब जब जो हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें हम ये भी देखेंगे कि किस न्यूमेरिकल में कौन सी इक्वेशन लगने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। जो अपनी नेक्स्ट वीडियो होगी वो किसके लिए होगी, बेस्ट एमसीक्यू ऑन मोशन। जो हमने आज पढ़ा इसके पूरे बेस्ट एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एचपी टेट में आए हुए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सारे जो मोशन से आएगा, ऐसा नहीं कि हर एक चैप्टर से उठा के लिए। जो हमने आज मोशन का पढ़ा, पहला चैप्टर हमने पढ़ा, इसके ऊपर जो प्रीवियस क्वेश्चन आए होंगे वो भी हम कल आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, या आने वाली वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। इफ़ यू आर न्यू हेयर देन प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। प्लीज़ 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 गाइज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो हमारी जो इस वीडियो को इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेयर इसको अपने फ्रेंड के साथ करें जो भी टेट की तैयारियां कर रहा है। इसके अलावा जो गाइज ऐसे हैं जिनने कोई स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया है व्हाट्सएप में, फेसबुक में, तो वहाँ पर भी इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें यार, क्योंकि गाइज एक वीडियो को बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है गाइज। वीडियो को पहले कॉन्सेप्ट खुद समझने पड़ते हैं, फिर वीडियो बनाना पड़ता है, फिर एडिट करना पड़ता है और उसके बाद अपलोड करना पड़ता है। तो गाइज यार बहुत सारा चीज़ होती है हैंडल करने के लिए। तो प्लीज़ आप हमारे मेहनत को समझें, और समझने के लिए आप प्लीज़ ऐसा करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका विस्तार हो सके। और आपके इस आभार के लिए अगर आप ऐसा करते तो हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।